हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के बारे में। फ्रेंड्स, और एक बात आपसे कहनी थी कि आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट नहीं करते हैं यार। कुछ तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। खुद इम्प्रूवमेंट अपने आप में भी देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि आप कमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें सीखने को भी हमको भी मिलते हैं और आपको भी जो भी आपका डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इसमें पूछ रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कैसे चेंज होता है जब उसके हम डिस्टेंस को, उन दोनों के बीच, ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है, जैसे पहला केस में क्या हो रहा है, पहले केस में ऐसा है कुछ। पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच के डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, हाफ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए m1 है, इसका m2 है, ये आपका फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जा रहा है, r/2 ऐसा कुछ। दिस इज योर द फर्स्ट केस एंड दिस इज योर द सेकेंड केस। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=G m1 m2/r²। बट यहाँ पे देखिए इन दोनों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको, यू नो वेरी वेल। का 4/r², 4/r², ये आ जाएगा ऐसा। तो इसका कहने का मतलब देख रहे हैं कि जब डिस्टेंस को हम हाफ कर रहे हैं तो आपका जो फोर्स है वह बढ़ जा रहा है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है पहले की अपेक्षा में। पहले हमारा फोर्स कितना था, ये 1 टाइम था, लेकिन जब हम डिस्टेंस को हाफ कर दिए तो हमारा फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स लार्ज देन प्रीवियस वैल्यू। जैसा कि आपने देखा, तो पहले के केस में क्या था कि इनकी बीच की डिस्टेंस r थी, दूसरे केस में इनके बीच की डिस्टेंस जब हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 4 टाइम्स बड़ा हो जाता है पहले की अपेक्षा। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले कम अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, लेकिन जब इनके बीच की डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों के बीच। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सभी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, आपको पता है, और वो जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के। ठीक है, तो वाई देम अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तब ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट है वो तेज गिरे लाइटर ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो जैसे क्या होता है, इसका कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, ये हैवी एक लाइटर है, जब इसको हम सेम हाइट से सेम टाइम पे रिलीज करते हैं तो ऐसा होना चाहिए ना कि हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरे और लाइटर ऑब्जेक्ट लेट में, लेकिन ये दोनों सेम रेट से गिरते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, अकॉर्डिंग टू, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F=m में होता है। और क्वेश्चन में क्या कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पे मतलब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू, मतलब एक्सीलरेशन का मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका कांस्टेंट होने का मतलब कि आपका चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम रेट से जमीन से स्ट्राइक करेंगे। तो A= देयरफॉर ऑल ऑब्जेक्ट फॉल सेम रेट। तो ऐसा होगा अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन जो है बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, वो दोनों सेम रेट से गिर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने तो
थ्योरी कंप्लीट कर दिया, कि थ्योरी से बता दिया कि एक्सीलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ये ज़मीन पे सेम रेट से गिर रहे हैं, चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो। आप मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे एक्सीलरेशन हमारा जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बेसिकली ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, फ्री फॉल वाली कंडीशन में। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक हम बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर बिल्डिंग, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रही है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल द ओनली फोर्स एक्ट ऑन इट। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रही है तो उस कंडीशन में केवल एक ही फोर्स एक्ट करता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हियर यहाँ पे क्या है आपका, m जो है वह किसका मास है, अर्थ, मास अर्थ, ठीक है। और जो स्मॉल m है वो ऑब्जेक्ट मास है, ऑब्जेक्ट मास। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F=ma। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे F=GMM अपन r स्क्वायर है, यहाँ पे F=ma है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, GM×m अपन r स्क्वायर m×a। अब यहाँ से देखिए m और स्मॉल m कैंसल आउट हो जाएंगे, तो a क्या आ जाएगा, Gm/r²। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वह बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो कैपिटल M है ये अर्थ का मास है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे एक ही जगह को हम जी भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो जी होता है वह बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही रीजन होने की वजह से क्या होता है कि चाहे आप हैवी ऑब्जेक्ट हो चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो या किसी हाइट से जब उनको सेम टाइम इंटरवल में आप उसको रिलीज़ करते हैं तो दोनों सेम रेट से ही ज़मीन पर आके स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि आपने यहाँ पे इस कंक्लूजन से देख लिया, मैंने आपको समझा भी दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं तो आप लोग बाद में कहते तो सर आपने थ्योरी दे दिया लेकिन बताया नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट है और लाइटर ऑब्जेक्ट है दोनों सेम रेट से गिरते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो ग्रेविटेशनल का फार्मूला होता है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, जो आपका अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट के बीच आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो वहाँ पे आपको अर्थ का मास रखना है और अर्थ का रेडियस रखना है और जो ऑब्जेक्ट का मास दिया है अगर आप F=G m1m2/r² में वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ पे आसानी से आपका कैलकुलेशन कर लेंगे तो नियर अबाउट 9.8 न्यूटन समथिंग करके आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल था इसलिए मैंने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है पर इसको हम देखते हैं कि अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि अर्थ और मून एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। तो फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है या फिर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो उनके बीच जो फोर्सेज लग रहे हैं वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा या फिर सेम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो क्यों होगा, कम होगा तो क्यों होगा और सेम होगा तो क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। आपसे बेसिकली यही पूछ रहा है। तो मान लीजिए आपका मून है ये, चलिए अर्थ इसको मान ले रहे हैं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और आपका ये मून है। तो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। भाई अर्थ अपनी तरफ मून को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, ठीक है, और मून जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो Fm का मतलब अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मून एंड Fe का मतलब अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों के लिए, इन दोनों के बीच के लिए, हम दोनों के लिए ग्रेविटेशनल फार्मूला इन दोनों के, तो हम क्या करते हैं दोनों के लिए क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें। पहले हम अर्थ के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, G मून मास एंड अर्थ का मास, सॉरी अर्थ मास एंड मून मास अपॉन r², इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, मून के लिए निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, G अर्थ का मास एंड मून का मास अपॉन r²। अब देखो दोनों फोर्सेस मतलब इक्वल हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख लेते हैं
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो क्या हो जाएंगे, जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपका ये सब वैल्यू कट जाएंगी, तो एफ ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मून। तो दोनों आप देख रहे हैं, बोथ अप्लाई सेम, कि इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, यदि मून जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड द मून, तो आपका जो अर्थ है वह मून के चारों ओर चक्कर क्यों नहीं लगाता है, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो द मून अट्रैक्ट द अर्थ विथ सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एज द अर्थ अट्रैक्ट द मून। तो आपको अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो आपका मून है, चाहे मून हो चाहे अर्थ हो, दोनों एक दूसरे को सेम अट्रैक्शन फोर्स से, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उसको मैंने प्रूव करके भी दिखाया आपको। बट द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मून। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ का जो मास है 6 × 10⁻24 kg है, लेकिन जो मून का मास है 7.4 × 10⁻22 kg है। तो यहाँ पे अर्थ का मास ज़्यादा है और मून का मास कम है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F = m में, तो A = F/m। यदि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एक्सीलरेशन हमारा कम हो जाता है। अगर मास कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अर्थ का मास जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि मून के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाए। जैसे आपने देखा होगा कि सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन का जो मास है बहुत ज़्यादा है, जबकि अर्थ का मास कम है। इसकी वजह से हमारा जो अर्थ है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। पहला कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, जैसे आपको पता है F = क्या होता है, हम यहाँ पे मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2। अगर इन दोनों बॉडीज़ के मास को हम डबल कर देते हैं तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स भी तो हमारा डबल हो जाएगा, डबल फोर्स। ठीक है, फोर्स भी आपका डबल हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डबल एंड ट्रिपल, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। पहले जब डबल करते हैं, ठीक है, जब डबल करते हैं तो क्या होगा बताइए, ऐसा कुछ होता है ना। तो जब इन दोनों बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को हम डबल करते हैं तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, ऐसा कुछ होगा ना भाई, ये प्रोपोर्शनल 4, 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रिपल करोगे तो क्या होगा, ट्रिपल वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल 1/9 हो जाएगा ना। 3 का स्क्वायर भाई, r² की जगह 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 ही होगा ना। और द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर इन दोनों बॉडीज़ के मासेस को डबल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, दोनों बॉडीज़ के मास को डबल करने का मतलब 4 हो जाएगा ना, 4 टाइम्स। तो ऐसा कुछ, अगर इन दोनों बॉडीज़ के मासेस को 2m ये है, 2m ये है, इनका मास देखिए, मास 2 है, इनका भी मास 2 है, तो अगर इसको डबल कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, m2 की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारा फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशन, तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला इंपॉर्टेंस है द होल्ड्स, इट होल्ड द सोलर सिस्टम, पता है आपको, सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है। एंड द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है सर, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी होता है ना, जो हमारा मून होता है अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है। फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल, तो रेनफॉल जो होते हैं और स्नोफॉल होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होते हैं, यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशन के कारण। एंड द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, जैसे जो रिवर होते हैं उसमें आप देखे होंगे वाटर जो फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से वो सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली आपको इसमें क्या बताना है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ,
तभी तो कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज नोन एज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, इसका फार्मूला होता है G=m/r², जो यहाँ पे कैपिटल M है, ये अर्थ का मास है, और r ऑब्जेक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, और जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। कह रहा है कि व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहकर बुलाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली वेट। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द अर्थ ग्रेविटी या फिर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेट का जो डिफिनेशन क्या होता है, द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेट। वेट इज इक्वल टू W=mg होता है ना। W वेट को हम W से डिनोट करते हैं, W=mg। तो m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, और g क्या है, अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी फोर्स जो अप्लाई कर रहा है। तो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास और इस जो अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा एक फार्मूला मिल जाता है वेट का, ऑब्जेक्ट के वेट का। तो वेट एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जबकि मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में इसके बारे में सारी डिटेल बताई थी आपको। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमित बाई फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड। तो अमित एक लड़का है जो कि कुछ ग्राम गोल्ड खरीदता है एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन हिज फ्रेंड। तो अपने फ्रेंड के इंस्ट्रक्शन से वह पोल पे जाके कुछ ग्राम गोल्ड वो खरीदता है, बाई करता है। ही हैंड्स ओवर द सेम, वह हैंड्स ओवर मतलब दे देता है सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर विद द फ्रेंड। जब वो अपने फ्रेंड से इक्वेटर पे मिलता है तो सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड उसको दे देता है। तो द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बट, तो क्या उसका फ्रेंड वो जितना उसने गोल्ड खरीदा था क्या उससे वह एग्री होगा, उस गोल्ड के वेट से एग्री होगा? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है, तो श्योर सी बात है वो एग्री नहीं होगा। भाई पूछेगा, मान लीजिए मैंने 100 ग्राम गोल्ड्स खरीदे थे और तुम मुझे पोल पे मतलब इतना 100 ग्राम था, जब इक्वेटर पे आए तो भाई वहाँ पे वैल्यू कम हो जाती है। तो मान लीजिए वहाँ पे तुम 50 ग्राम दे रहे हो उसको, तो क्या इस बात से एग्री होगा कि वो कहेगा कि यार तुमने तो कुछ गोल्ड चुरा लिए होंगे, इसकी वजह से इसका वेट कम हो जा रहा है, तो क्या इस वेट से वो एग्री होगा? यदि एग्री नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ की पॉइंट हैं। जो द वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू होती है वह पोल पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, तो जी की जो वैल्यू होती है इक्वेटर पे मिनिमम होती है। ठीक है, बिकॉज द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं है, लाइक दिस, ऐसा कुछ हमारा अर्थ दिखता है। दिस इज द अर्थ। ठीक है, तो आपको पता है G=G_me/r², ये आपको फार्मूला पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर। तो आपका जो पता है रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर एट द इक्वेटर। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लोकेट कर देता हूँ पोल कहाँ पे, पोल आपका लाइक यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपके अर्थ का पोल है ये, और आपके ये अर्थ का इक्वेटर है। ठीक है, अर्थ का जो सेंटर है यहाँ पे है, लाइक दिस, इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, ये अर्थ का पोल है, ये अर्थ का इक्वेटर है। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर एट द इक्वेटर। तो जो अर्थ का रेडियस होता है वह इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे अगर अर्थ का रेडियस देखें तो ये ज़्यादा है कि नहीं है? इस सेंटर से इस सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट से अर्थ का रेडियस ज़्यादा है इक्वेटर पर। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज लेस एट द पोल। तो और जो पोल पे जो अर्थ का रेडियस होता है वह कम होता है, इस सेंटर से कम ही तो है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कि ये बेसिकली देखिए, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा जी घट जाएगा, जी कम हो जाएगा। जी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि देखिए अब आपको पता है जो बॉडी का वेट होता है mg होता है। ठीक है, अब जी की वैल्यू कम होने का मतलब जी की वैल्यू वेरी करेगी। तो मान लीजिए वहाँ पे इक्वेटर पे मान लीजिए आपका जो इक्वेटर पे वैल्यू कुछ है, पोल पे वैल्यू कुछ है, तो जी की वैल्यू जब वेरी करेगी तो मतलब जी की जब वैल्यू वेरी करेगी तो वेट भी तो वेरी करेगा हमारा उसके साथ साथ है। तो अगर हमारा रेडियस कम होता है, रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इस कंडीशन में रेडियस कम हो रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा रेडियस कम हो रहा है तो यहाँ पे जो वेट होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडियस ज़्यादा हो रहा है, तो रेडियस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वेट जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो यही मेन रीज़न है कि इक्वेटर पे जब आप उस ऑब्जेक्ट उसी सेम वेट के ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कम शो करती है, जबकि वहीं सेम ऑब्जेक्ट को जब पोल पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसकी वेट जो है ज़्यादा शो करती है। तो यही मेन रीज़न है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है।
तो इसके पीछे का मेन जो रीजन है अर्थ का रेडियस, अर्थ की रेडियस की वजह से उसकी वेट में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 10 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो क्या होता है कि एक शीट ऑफ पेपर जब किसी हाइट से रिलीज किया जाता है वो स्लोअर गिरता है, जबकि एक क्रम्पल्ड बॉल को हम जब गिराते हैं तो वो तेज़ गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि देखिए बिकॉज द शीट ऑफ पेपर एक्सपीरियंस मोर रेजिस्टेंस, ये कौन सा एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो सो इट्स स्पीड डिक्रीज, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगी। जबकि क्या होता है कि देयरफॉर इट विल फॉल स्लोअर देन ए क्रम्पल्ड बॉल। जबकि क्या होता है क्रम्पल्ड बॉल, जैसे मान लीजिए आपका शीट ऑफ पेपर है लाइक दिस, ओके, और आपका एक क्रम्पल्ड बॉल है, ठीक है। जब इन दोनों को सेम हाइट से हम रिलीज़ करते हैं तो इस पर ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा और इस पर कम, ठीक है, कम एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्लोअर गिरेगा और यह फास्टर गिरेगा, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है, बस इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो आपको पता है, जो मैंने बताया था कि जो आपका किसी भी बॉडी का जो वेट होता है मून पे वह 1/6 गुना कम होता है वेट ऑफ द अर्थ की। ये चीज़ मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ। तो क्या है कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज द मून। ये चीज़ मैंने बताई थी, फिर भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास दिया है 10 kg, ठीक है। और जब इसको मून पे लेके जाएंगे तब भी इसका मास वहीं रहने वाला है, बदलने वाला तो है नहीं। लेकिन ये पूछ रहा है कि वेट अर्थ पे कितना होगा और मून पे अर्थ इसका वेट कितना होगा। तो आपको पता है जो वेट है वो वेरी करता है। अगर यहाँ पे अर्थ के वेट कुछ है और मून पे जाएंगे उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो वेट कैसे हम निकालेंगे? आपको पता है वेट का फार्मूला क्या होता है किसी भी बॉडी का, W = mg। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करता है, तो इसका मास 10 दिया है, जी की वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। ओके, ये कहाँ पे वेट आया? अर्थ पे वेट आया। अब मून पे वेट निकालने का क्या होता है फार्मूला? वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द अर्थ, यही तो होता है। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट 1/6, आपने अर्थ पे इसका वेट निकाला है 98 न्यूटन, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 का डिवीजन कर देंगे तो ये 16.3 न्यूटन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम अर्थ पे हैं उस 10 kg वाले मास का ऑब्जेक्ट, उसका वेट है 98 न्यूटन, जब उसको हम मून पे लेके जा रहे हैं तो उसका वेट देखिए कैसे रिड्यूस हो जा रहा है, 16.3 न्यूटन आ जा रहा है। समझ लें, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो बेसिकली आपको वहीं उस ऑब्जेक्ट का वेट पूछ रहा है मून पे कितना होगा। ओके, हाँ, बेसिकली वेट ही पूछ रहा है 10 kg, मतलब अर्थ पे कितना उसका वेट होगा एंड मून पे कितना वेट होगा, तो आपको पता चल गया कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है क्या कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज, तो मैक्सिमम हाइट वो कितना राइज कर जाएगा। एंड दूसरा आपसे पूछ रहा है द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए बिल्डिंग है, यहाँ से कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो बॉल को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो ये बॉल कितना मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा, बेसिकली आपसे हाइट पूछ रहा है ये। एंड जब ये इस मान लीजिए कुछ इसने मान लीजिए एक्स हाइट इसने गेन की, तो जब ये एक्स हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो कितने टाइम में ये अर्थ को टच कर लेगा, बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले क्या दिया है, आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u = 49 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको बताया था कि जब आप अर्थ से किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उस पर ग्रेविटी फोर्स वर्क करता है, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ से हम हाइट निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ इक्वेशन,
मोशन ऑफ इक्वेशन क्या बताया था, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, ठीक है, यही तो बताया था मैंने। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 49 है, तो 49 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ये -9.8 है इंटू एस मीटर, ठीक है, इतना मीटर आएगा। इसकी जो हाइट है 122.5 मीटर ये गेन करेगा हाइट। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपका यस आ गया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज़, -9.8 इंटू टी इक्वल टू -49, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 49/9.8 कितना आ जाएगा ये, तो आपकी टी जो आएगी 5 सेकेंड आएगा। तो ये आपका साफ हो गया फर्स्ट आंसर एंड देन इज द सेकेंड आंसर, टी की वैल्यू 5 सेकेंड। तो मतलब ये कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड लेगा रिटर्न होने में। 5 सेकेंड बाद ये देखेंगे आप ये सरफेस से आकर टकरा जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा, मतलब अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 13 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी को अब भी डाउट रहता है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में वहाँ से पूछ सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, तो चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा। और फ्रेंड्स बाकी की जो आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।